लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, ये डिस्कस किया था कि किसी भी बिज़नेस के लिए पर्टिकुलरली मार्केटिंग के लिए या मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। और अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी तो उसका नुकसान क्या होगा, इंफॉर्मेशन होने के फ़ायदे क्या होंगे। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। हमने आज जो है हमने बेसिकली ये जो अपना इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन का जो प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन का जो सर्चिंग का प्रोसेस है, उसके बारे में जो हमने डिस्कस करना है, वहाँ से हमने स्टार्ट करना है आज। स्टेप्स इन मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। अगर हमने मार्केटिंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उस इन्फॉर्मेशन का कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसमें बेसिकली जो आपके 4 बेसिक स्टेप्स हैं। उसमें आप लोग आगे जाके डिटेल से रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च क्या होती है वगैरह वगैरह, लेकिन अभी हम सिर्फ स्किमिंग करेंगे। सबसे पहला जो है स्टेप है वो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, developing the search plan for collecting information. The third one is implementing the search plan and or collecting and analyzing data. उसके बाद the fourth one is interpreting and reporting the findings. Yes, आपका जो है प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना और सर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करना, हमने क्या करना चाह रहे हैं इस रिसर्च के जो प्रोसेस हमने स्टार्ट करना है, हम इसे ऑब्टेन क्या करना चाह रहे हैं, हम ये काम क्यों करना चाह रहे हैं, ये काम हम लोग पहले स्टेप में डिफ़ाइन करते हैं, जो कि है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो है लैपटॉप के बैग हैं, लैपटॉप बैग्स हम लोग जो है ना वो बनाते हैं, हमारा मिसाल के तौर पर बिज़नेस है। हमारे लैपटॉप के जो बैग्स हैं इनकी जो डिमांड है, इनकी डिमांड अचानक कम हो गई है मार्केट के अंदर। अज्यूम करते हैं कि इनकी जो डिमांड है वो कम हो गई मार्केट के अंदर। अब ये एक प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसके मुतल्लिक हमें डाटा कलेक्ट करना है कि ऐसा क्यों हुआ, ये इसके एक एग्जांपल है। उसके अलावा हमने जो है मोबाइल फ़ोन जो है ना, हमने एक नई टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन हमने बनानी है। अच्छा, इसमें लाजमी नहीं है कि आप लोग जो है कोई मसला, कोई प्रॉब्लम ही डिफ़ाइन करें। इससे मुराद एक ये चीज़ भी है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ रही है मार्केट के अंदर, वो आप अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाह रहे हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी के मतलब भी आपको जो है ना वो इंफॉर्मेशन दरकार होती है, जो हो सकती है। अच्छा, अब ये अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद है? अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि आपको पता लगे, जैसे अब यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर जो है वो पिछले कुछ मंथ से, बल्कि तकरीबन अब तो वो 1 साल होने वाला शायद उसको, कि वो जो है ना वो करतारपुर कॉरिडोर ओपन हुआ, वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। अब वहाँ पे आप क्या बिज़नेस कर सकते हैं, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी जो है ना एक पॉसिबल अपॉर्चुनिटी आपके लिए, कि वहाँ पे आप कोई होटल बना सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट बना सकते हैं, कोई आप जो है ना कोई सिख मज़हब के रेलिवेंट कोई जो एंटीक्स हैं आप लोग वो वहाँ पर कलेक्ट करके सेल कर सकते हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आपने अवेल करना है। आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए भी आपको हो सकता है सर्टन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो। वो इन्फॉर्मेशन कौन सी हो सकती है कि जी यहाँ पे डेली बेसिस पे कितने जो है ना वो सिख यात्री आएंगे, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, वो कितने बजे से कितने बजे तक किधर होंगे, वहाँ पे कोई मार्केट अवेलेबल भी जो है गवर्नमेंट ने बनानी है या नहीं बनानी, ये वगैरह वगैरह। ये एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद दूसरा है डेवलप द रिसर्च प्लान एंड ऑब्जेक्टिव्स, को हम 1 बाय 1 आगे देखते हैं डिटेल से। स्टेप्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। द मैनेजर एंड रिसर्चर मस्ट वर्क टुगेदर। आपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट से अचीव क्या करना है, इसके लिए आपके जो रिसर्च करने का जो रिसर्च स्टाफ है, जिन्होंने एक्चुअली डाटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो लोग, और जिन्होंने उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग करनी है, हमारे मैनेजर्स जो हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो कलेक्टिवली एक जगह पे बैठ के जो है ना वो इसको ब्रेनस्टॉर्म करके जो है ना उसमें से वो देखें कि व्हाट डू दे वांट टू अचीव, उस रिसर्च प्रोजेक्ट के अगेंस्ट वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि वो प्रॉब्लम भी हो सकती है और कोई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जिसके लिए सारा रिसर्च का जो है ना वो प्रोसेस स्टार्ट करना है। दीज ऑब्जेक्टिव्स गाइड्स द एंटायर प्रोसेस, कि ये जो रिसर्च प्रोसेस है ये आपके पूरे के पूरे ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपके पूरे के पूरे रिसर्च प्रोसेस को गाइड करेंगे
यानी कि आप क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं इस रिसर्च के ज़रिए, वही आपको बताएगा कि आपने कितने लोगों से डाटा कलेक्ट करना है, वही आपको बताएगा रिसर्च का तरीकाकार क्या होगा, वही आपको बताएगा कि आपने कितना टाइम है आपके पास ये डाटा कलेक्ट करने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपके फ्यूचर जो रिसर्च की स्ट्रेटजीज़ और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका इन्हिसार आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आप लोगों के बड़े क्लियर होने चाहिए। 2-3 तरीके की रिसर्च होती है, एक है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, दूसरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है और तीसरी काजल रिसर्च होती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से मुराद ऐसी रिसर्च जब आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन नहीं है या उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन पहले बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है, तब आप जो रिसर्च करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आप यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर समथिंग, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने करतारपुर कॉरिडोर की एग्जांपल दी, अब मैं जो है एक नया बिज़नेस जो है ना वो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, जो सिख यात्री जो हैं उनकी जो मजहबी उनके चाहे वो मजहबी कह लें कि जो सुवीनियर्स हैं, चाहे वो उनकी कृपान है, कृपान के साथ चाहे वो बाजू में जो कड़ा पहनते हैं, चाहे वो पगड़ी बांधते हैं, मुझे उसके बारे में पहले बिल्कुल नहीं पता। अगर मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं जो रिसर्च करूँगा वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी, क्योंकि मुझे पहले सिख मज़हब के बारे में नहीं पता, इनके जो सेक्रेड जो सुवेनियर्स हैं मुझे उनका नहीं पता। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मैंने बताई कि ऐसी रिसर्च जिसके बारे में पहले मुझे बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। ऐसा मसला, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में पहले मुझे बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। इसके बाद दूसरी जो रिसर्च की टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। पहले मैं आपको एक्सप्लोरेटरी की दोबारा एग्जांपल देता हूँ, अगर आवाज़ ब्रेक होने की वजह से अगर कोई नहीं सुन पाया। जैसे मैंने बताया कि मैं बिज़नेस करना चाह रहा हूँ करतारपुर कॉरिडोर के सराउंडिंग्स में, और बिज़नेस किस चीज़ का है कि जो सिख यात्री यहाँ पे आते हैं उनकी जो मजहबी जो सुवेनियर्स हैं, मजहबी जो उनके कह लेंगे, जैसा हम लोग इस्लाम में तस्बीह है, टोपियाँ हैं मस्जिद में जाने के लिए, ठीक है, इस तरह की जो अमामा पहनते हैं, ये सारी की सारी इन प्रोडक्ट्स का ताल्लुक़ हमारे मज़हब इस्लाम के साथ है। लेकिन अगर हम बात करें सिख यात्री की, तो मुझे मिसाल के तौर पर उनके बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन कि उनके मजहबी सुवेनियर कौन कौन से हैं, वो उनमें कृपान आती है कि कृपान का क्या रोल है, वो जो पग पहनते हैं, वो जो पगड़ी है, उनके जो कड़ा पहनते हैं, वो उन सब का जो है ना वो क्या रोल क्या है उनके मज़हब के अंदर। अगर मैं उस चीज़ के बारे में पहले रिसर्च करना चाहूँगा तो ऐसी रिसर्च को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। उसके बाद आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से मुराद कि ऐसी रिसर्च जिसमें मुझे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में या पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन, मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन है मुझे, ठीक है, लेकिन मैं उसी को मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बेसिक रिसर्च मुझे इन्फॉर्मेशन मुझे है लेकिन उसी को मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक कि जो है ना प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट की कम होगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। अब मुझे ये भी पता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है ये डेली बेस पे इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट है जो मैं बेच रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जो है ना वो टूथब्रश सेल कर रहा हूँ, मैं टूथब्रश सेल का बिजनेस है मेरा मिसाल के तौर पे। अब डेली बेसिस पे इस्तेमाल होने वाली ये प्रोडक्ट है, ये वाली, या टूथपेस्ट जो मैं सेल करता हूँ। अब मुझे बेसिक्स पता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है किस तरह के कस्टमर परचेज़ करते हैं, उनके परचेजिंग पावर कितनी है, ये मुझे बेसिक्स पता है। अब मज़ीद मैं डिस्क्राइब ये करना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ कि कितनी कीमत कम करूँ तो मेरी डिमांड जो है इंक्रीज़ होती जाएगी बगैर किसी और नुकसान के, बगैर मेरे रेपुटेशन के नुकसान के, बगैर मेरे ब्रांड इमेज के नुकसान के। कितनी कीमत कम कर दूं कि जो है ना मुझे वो मेरे फ़ायदे में रहेगी। इस तरह की जो रिसर्च होगी उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसके बाद आ जाता है काजल रिसर्च। ये काज से निकला वर्ड। काजल रिसर्च से मुराद ये है कि अगर कोई वाक़या वकूफ़ पज़ीर हुआ है या कोई एक जैसे अभी मैं पहले बात कर रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शूज़ का जो है ना मेरा बिज़नेस है, तो मेरे शूज़ की डिमांड कम हो गई है, तो मैं ये एक रिज़ल्ट जो है ना वो मुझे फेस करना पड़ा, एक नेगेटिव रिज़ल्ट फेस करना पड़ा। अब इस रिज़ल्ट की काज तलाश करनी है, मैंने इसकी वजह तलाश करनी है कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसी क्या वजह है जिसकी बेस पे मेरी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में कम हो गई है। ऐसी रिसर्च को बोलते हैं हम लोग काजल रिसर्च। अब ये तीनों कैटेगरीज जो है रिसर्च की, ये अलग अलग पर्पस को फुलफ़िल करती हैं, ये अलग अलग मकासद हैं इस रिसर्च के।
अब ये डिपेंड करेगा कि हम लोग किस तरह की रिसर्च को आगे कैरी करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और हमारी जो है ना वो बेसिक प्रॉब्लम क्या है। स्टेप 2, डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। द रिसर्च प्लान इज़ रिटन डॉक्यूमेंट। ये रिसर्च प्लान है कि आपने रिटन डॉक्यूमेंट बना लेते हैं कि आपने क्या क्या करना है, आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम, डाटा कौन कौन सा चाहिए, सारी की सारी चीज़ें जो है ना आप लोग वो उसमें सारी तैयार कर लेते हैं कि क्या क्या काम करना है आपने, और कैसे कैसे करना है, टाइमलाइन क्या है, रिसोर्सेज क्या है आपके पास, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना इसमें आ जाएंगी। इसमें डाटा में कौन कौन सा चाहिए, और डाटा को बाद में जो है ना वो कौन सा डाटा किस मकसद के लिए चाहिए, सारी की सारी चीज़ें हमारी रिसर्च प्लान कैसे आ जाता है इसमें। अब इसमें जो है ना वो हमारे डाटा प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। ये डाटा की बेसिकली दो टाइप्स हैं, ठीक है। जब आपने डाटा कलेक्ट करना है रिसर्च के लिए, एक को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डाटा, दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा होता है जो पहले किसी और ने किसी मकसद के लिए कलेक्ट नहीं किया। प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा होता है जो कि आप फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि मैंने अभी जैसे वो चेक करना चाह रहा था कि मेरे जो शूज़ हैं, शूज़ की डिमांड क्यों कम हो गई है, तो मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ, मैं कस्टमर से जाके बात करता हूँ, कस्टमर से पूछता हूँ कि आप जो है ना मेरे शूज़ क्यों नहीं परचेज़ कर रहे। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा जो डाटा होगा उसको हम लोग प्राइमरी डाटा कहते हैं। सेकेंडरी डाटा ये होता है कि ऐसा डाटा जो आप फर्स्ट हैंड कलेक्ट नहीं कर रहे, वो पहले किसी और ने अपने किसी मकसद के लिए कलेक्ट किया हुआ था, उस डाटा को आप अपने इस्तेमाल के लिए, अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के एग्जांपल ये जैसे आपकी मरदमशुमारी होती है आपके पाकिस्तान में। मरदमशुमारी में डिफरेंट किस्म का डाटा कलेक्ट किया जाता है, लोगों की इनकम के बारे में पूछा जाता है, लोगों की एज के बारे में पूछा जाता है, फैमिली साइज़ के बारे में पूछा जाता है, फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, उनके एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है, उनके जो है ना वो और भी मल्टीपल इसमें जो है ना वो मैरिड कितने हैं, सिंगल कितने हैं, डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें। अब आप जो है फॉर एग्जांपल ये जो है ना वो बना रहे हैं, एक ब्रांड आपने बनाया जो बच्चों के गारमेंट्स आपने सेल करने हैं, फॉर एग्जांपल आप ये करना चाह रहे हैं। अब उसके लिए आपको डाटा चाहिए कि नारोवाल के अंदर कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज फॉर एग्जांपल 5 साल से लेके 12 साल तक है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप इनके लिए बिज़नेस कर रहे हैं। अभी डाटा कलेक्ट करने के दो तरीका कर रहे हैं। एक तो प्राइमरी डाटा है कि आप खुद जो है निकलें, फील्ड में जाएं, लोगों से पूछें, लोगों को ऑब्जर्व करें वगैरह वगैरह। दूसरा ये है कि जो मरदमशुमारी हुई थी, उस मरदमशुमारी का जो है ना वो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से। आप वहाँ से जो है ना वो उनका वो इकनॉमिक सर्वे डाउनलोड करें, और सर्वे से आपको पता लग जाएगा कि जी नारोवाल के अंदर, नारोवाल सिटी के अंदर कितने जो हैं वो बच्चे हैं जिनकी एज 5 साल से लेकर 12 साल तक है। अब वो डाटा जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया था, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन वो डाटा क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल है, उस डाटा को आप लोग अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसकी बेस पे अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और ऐसा डाटा जो किसी और ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन आप उसको उसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे, इस तरह के डाटा को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। अब आप जो है प्राइमरी डाटा से के साथ भी काम कर सकते हैं और सेकेंडरी डाटा के साथ भी काम कर सकते हैं आप लोग, यानी कि ऐसा डाटा आप खुद भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और ऐसा उस डाटा पे भी काम कर सकते हैं जो किसी और ने अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन आप उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। एक इसके सेकेंडरी डाटा की एक और एग्जांपल अगर आपको हम दें, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल ने ये जो है स्टूडेंट्स से उनकी मंथली इनकम पूछती है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, इसलिए कि अपने कल को हमने फ़ीस इंक्रीज़ करनी है या फ़ीस के डिसीजन लेने हैं, तो हम लोग ये देख सकें जो फ़ीस के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके लिए हमें स्टूडेंट्स की मंथली इनकम पता होगी या उनकी फैमिली इनकम पता होगी, फिर हम उस बेस पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अब ये डाटा कलेक्ट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल ने, अब यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के लिए ये प्राइमरी डाटा है। लेकिन कल को अगर यहाँ पे कोई आप यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में कोई रेस्टोरेंट, कोई कैफेटेरिया, कोई ऐसी चीज़ ओपन करना चाहते हैं आप, तो आपको यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की जो मंथली इनकम है उसका आइडिया होगा, तो उसके मुताबिक आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने मार्केटिंग मिक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, प्राइस वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह।
अब ये इन्फॉर्मेशन आप जो है यूनिवर्सिटी के किसी सोर्स से रिक्वेस्ट करके कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी प्राइस को, बाकी चीज़ों को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करूँ। अब यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल के इकट्ठे किए हुए डाटा को आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके लिए वो डाटा सेकेंडरी डाटा होगा। सेकेंडरी डाटा के कुछ सोर्सेज लिखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन में जैसे वो है, मैंने अभी मरदमशुमारी का डाटा बताया है, वो चीज़ें आ जाती हैं। आपके इंटरनल, कमर्शियल एंड ऑनलाइन डाटाबेसेस। अच्छा, इंटरनल सेकेंडरी डाटा ये हो सकता है कि जी आपने पहले एक डाटा कलेक्ट किया था अपने लिए, आपके पास ऑलरेडी कोई पुराना डाटा पड़ा हुआ है, आप उसी डाटा को अपने किसी मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो आपने एक आपका पहले बिजनेस है, फॉर एग्जांपल गुजरांवाला में आपने एक रेस्टोरेंट को, फास्ट फूड रेस्टोरेंट आपने बनाया हुआ था, वहाँ पे आपने डाटा कलेक्ट किया था कि जी मेल्स जो हैं वो जो है उनके खाने की क्या टेंडेंसी है, उनको क्या पसंद है, और फीमेल्स को क्या पसंद है। आपने गुजरांवाला के लिए डाटा कलेक्ट किया हुआ था। आप जो है वही डाटा, उसी की बेस पर डिसीजन मेकिंग आप लोग नारवाल में भी कर सकते हैं, क्योंकि गुजरांवाला और नारवाल के जो जो रहायशी हैं उनमें टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं, इस अजम्पशन की बेस पे आप लोग डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं और वही पुराना डाटा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो ये वाला डाटा आपके लिए इंटरनल लेकिन सेकेंडरी डाटा होगा। इसके अलावा ऑनलाइन डाटा बेसिस हैं, ये भी आपके अपने हो सकते हैं। कोई और रिसर्च एजेंसीज़ हैं जो आपके डाटा कलेक्ट करके पब्लिकली अवेलेबल किया होता है। कमर्शियल सोर्सेज में जैसे तो किसी और ने डाटा कलेक्ट किया होता है, आप लोग उनसे डाटा परचेज़ कर लेते हैं, पैसे पे कर लेते हैं आप लोग उनको। पब्लिकेशंस आ जाती हैं, डिफरेंट किस्म के न्यूज़ लेटर आ जाते हैं, ये आपके पास सोर्स है सेकेंडरी डाटा का। एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे क्या हैं? ऑब्टेन क्विकली, ये बहुत जल्दी मिल जाता है क्योंकि डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है। ऑलरेडी कलेक्टेड कहीं ना कहीं पड़ा, चाहे आपके पास है चाहे किसी और के पास है, ऑलरेडी कलेक्टेड पड़ा हुआ है, तो आप लोग जो है ना उसको ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है लेस एक्सपेंसिव दैन प्राइमरी डाटा। ये डाटा आपको सस्ते दामों मिल सकता है, अवेलेबल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा, क्योंकि प्राइमरी डाटा में आपने रिसर्च की सारी एक्टिविटीज़ खुद करनी पड़ती हैं, आपको रिसर्चर्स हायर करने पड़ते हैं जो फील्ड में जाते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, आपको उनकी स्टेशनरी प्रोवाइड करनी पड़ती है, आपको उनके जो आने जाने के एक्सपेंसेस प्रोवाइड कर, मार्केट में फिरने के उनको एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़ते हैं। तो प्राइमरी डाटा महंगा है। और सेकेंडरी डाटा में तो ये कि आपने किसी को फ़ोन किया, उसने आपको डाटा सेंड कर दिया, आपने किसी को जो रिक्वेस्ट की किसी से कि डाटा मुझे भेज दो, वो डाटा आपको भेज देगा, आपको रेंडर कर देगा। तो ये जो है आपके पास सेकेंडरी डाटा ये सस्ता होता है, कम एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा। डिसएडवांटेज ये है कि इन्फॉर्मेशन मे नॉट एग्जिस्ट और मे नॉट बी यूजेबल। डिसएडवांटेज ये है कि लाजमी नहीं कि आपको जो डाटा आपको चाहिए वो सेकेंडरी डाटा के तौर पर अवेलेबल हो। समटाइम होता है कि डाटा पड़ा तो हुआ है लेकिन जिस एंगल में हमें चाहिए उस एंगल में नहीं। जैसे जी आपके पास डाटा पड़ा हुआ है इंटरनल डाटा की, जैसे मैं बात कर रहा था, लेकिन वो 10 साल पहले की बात है, 10 साल पुराना डाटा पड़ा हुआ है। अब जो पुराना डाटा पड़ा हुआ है वो अब उसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट के डायनामिक्स, लोगों के टेस्ट, लोगों की प्रेफरेंस बहुत तेज़ी से चेंज होती है आजकल का जो दौर है। ठीक है, एक तो ये कि इन्फॉर्मेशन या अवेलेबल ही नहीं है, अगर अवेलेबल है तो वो यूजेबल नहीं है, पुराना है, एक्सपायर्ड डाटा है वो वाला। ये इसका डिसएडवांटेज है आपका एक सेकेंडरी डाटा का। और प्राइमरी डाटा का जो मैंने आपको पहले बता दिया था। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि सेकेंडरी डाटा के आपने जब सेकेंडरी डाटा को एवेल्यूएट करना है, सबसे पहली चीज़ तो वो रेलिवेंट होना चाहिए, रेलिवेंसी होनी चाहिए कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे या जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो आपने पहले स्टेप में आपने डिफाइन किया आपने, उसी से रेलिवेंट होना चाहिए। उसको रेलिवेंट अगर नहीं है तो सेकेंडरी डाटा आपके काम का नहीं है। करेंसी से मतलब करंट होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि पुराना डाटा जो है ना हो सकता है तब लोगों के टेस्ट और हो, तब लोगों की इनकम और हो, अब लोगों की इनकम और है, लोगों का टेस्ट, लोगों की प्रेफरेंस सब चेंज है। एक्यूरेट होना चाहिए, वो एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अंदर, वो वेग नहीं होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए और उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। और इम्पार्शलिटी से मुराद है कि जैसा डाटा एक्चुअली कस्टमर, जैसे फॉर एग्जांपल कि अब जो आपको सेकेंडरी डाटा अवेलेबल है कि कस्टमर जो हैं वो कितने कस्टमर गाड़ी परचेज करने के लिए विलिंग हैं और उनके पास बाइंग पावर भी है। अब ये जो ना डाटा कलेक्ट आप करना चाह रहे हैं तो कोई आपको कहता है कि ये डाटा मेरे पास ये वाला अवेलेबल है, आप उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लो।
अब वो डाटा इम्पार्शल होना चाहिए। इम्पार्शल से मुराद यह है कि जो बंदा आपको डाटा ऑफर कर रहा है उसने अपने पास से कोई अपनी राय उसके अंदर ऐड ना की हो, क्योंकि जब कोई रिसर्चर अपनी राय ऐड कर लेता है तो डाटा आपका डाटा के अंदर बायसनेस आ जाती है। तो इसलिए डाटा जैसा मार्केट से मिले वैसा ही आगे चलना चाहिए, वैसा ही उसी की बेस पर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। अगर तो आपका डाटा इम्पार्शल नहीं है तो आप उसकी बेस पे इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। इम्पार्शल से मुराद उसके अंदर किसी किस्म की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट तो यही करूँगा कि जो मुझे ये रिस्पांस मिले कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो कस्टमर्स हैं वो गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, गाड़ी परचेज़ करने के लिए विलिंग हैं। लेकिन अगर मुझे रिसर्च ये कहती है कि डाटा कस्टमर विलिंग नहीं है तो मैं इसी चीज़ को आगे कम्युनिकेट करूं, ये ना करूं कि जो है ना कि ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, कि कस्टमर विलिंग नहीं है तो ये चीज़ तो नहीं फेवरेबल नहीं है। चीज़ चाहे फेवरेबल है चाहे अनफेवरेबल है, जैसा डाटा कलेक्ट हुआ उसी को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। इम्पार्शल होना चाहिए डाटा आपका। प्राइमरी रिसर्च डिसीजन, प्राइमरी डाटा जैसे मैंने बताया कि ऐसा डाटा जो आप लोग फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करते हैं, जो खुद डाटा कलेक्ट करते हैं आप लोग, किसी और का इकट्ठा किया हुआ डाटा नहीं है, इसको प्राइमरी डाटा हम लोग कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आप लोग खुद लोगों से बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वो प्राइमरी डाटा है। अब इसमें डिफरेंट रिसर्च अप्रोचेस, कॉन्टैक्ट मेथड और सैम्पलिंग प्लान जो हैं, ये 4 आपके जो है ना वो हैं डिसीजंस हैं जो कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए आपने लेने होते हैं। अब इनको वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें इनकी डिटेल है। रिसर्च अप्रोच, आपकी वैसे तो काफ़ी सारी अप्रोचेज़ हैं, लेकिन जो मेजर प्रोमिनेंट आपकी अप्रोचेज़ हैं रिसर्च की, एक को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, उसके बाद दूसरी आती है आपकी सर्वे रिसर्च, उसके बाद आपका आ जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च जो है बेसिकली ये चीज़ है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अब मिसाल के तौर पे आप जो है ना मैकडोनल्ड के मार्केटिंग मैनेजर हैं, आप लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि जब कस्टमर आता है तो कस्टमर आके ऑर्डर देने में कितना टाइम जो है ना वो यूज़ करता है। यानी कि कस्टमर रेस्टोरेंट में एंटर हुआ, काउंटर पर खड़ा हुआ तो ऑर्डर देने में उसको कितना टाइम लगता है। एक तो ये तरीक़ाकार जो है कि आप लोगों से पूछ लें, वो आगे सर्वे में आएगा। दूसरा है कि आप एक साइड पे बैठ जाते हैं, आप रिसर्चर हैं, आप साइड पे बैठ गए हैं, आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फलां कस्टमर आया, उसने मेन्यू कार्ड देखा, उसने उससे बात की कि इस चीज़ की प्राइस कितनी है, इसके क्या इंग्रेडिएंट हैं वगैरह। अब ये सारा का सारा टाइम आप लोग नोट करते जा रहे हैं। इस तरह की जो रिसर्च होती है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आप बैठे कस्टमर्स को आप। अच्छा, अब इसका जो है बेसिकली इसका ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि लोगों का बिहेवियर तो आप जज कर लेते हैं कि लोग जो हैं वो कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, कितना टाइम उसके लिए ले रहे हैं, लेकिन उनके जो पीछे मोटिव्स हैं, जो मोटिवेशंस हैं कि वो कौन सी प्रोडक्ट क्यों ऑर्डर कर रहे हैं, दूसरी प्रोडक्ट क्यों नहीं ऑर्डर कर रहे, ये जो मोटिवेशंस हैं, ये जो मोटिव्स हैं, इन मोटिव्स को आप प्रॉपर मेजर नहीं कर पाते उसमें। ये जो बेसिक जो है ना उसमें एक मसला ये है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में। दूसरी आपकी जो रिसर्च की अप्रोच है इसको हम लोग बोलते हैं सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च जो है ये बेसिकली होता है कि आपने एक वो होता है ना सवालनामा, एक सवालनामे की फॉर्म में कोई 10-15 जितने भी सवाल हैं आप जो है ना वो रिसर्च करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं कि जी आपको, जैसे शायद आप में से अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं तो उन्होंने फीडबैक कार्ड रखे होते हैं, वो छोटा सा फीडबैक कार्ड होता है, उस पर आपकी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपको खाना हमारा पसंद आया या नहीं आया, आपसे कहते हैं कि रेट कर दें, आपको फूड की क्वालिटी कितनी पसंद आई, आपको सर्विस कितनी पसंद आई, आपको जो रेस्टोरेंट का इन्वायरमेंट है वो कितना पसंद आया, ठीक है, आपकी कुछ सजेशन या रिकमेंडेशन। अब ये बेसिकली सर्वे रिसर्च है। सर्वे रिसर्च से मुराद ये है कि आप सवालनामे के फॉर्म में डिफरेंट सवाल पूछते हैं, चाहे वो समटाइम होता है वो लिखे होते हैं, आप कस्टमर को देते हैं, कस्टमर उनका जवाब लिख के आपको दे देता है। समटाइम होता है कि आप जो है ना वो लिखे लिखाए सवाल आप कस्टमर से पूछते हैं, कस्टमर उनका जवाब देता रहता है, आप उन जवाबों को अपने पास जो है ना वो नोट करते जाते हैं। इसको बोलते हैं सर्वे रिसर्च। इट इज़ इफेक्टिव फॉर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, कि आपने अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है या एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लेन करना है, तो उसमें जो है ना आपको ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना रोल प्ले करती है सर्वे रिसर्च।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिसर्च होती है। इसमें क्या करते हैं कि आप कस्टमर्स को कस्टमर्स को एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, जो कस्टमर से मुराद, यहाँ मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, रिस्पॉन्डर्स होते हैं। रिस्पॉन्डर्स से मुराद कि जिससे हम लोग डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो हमारा रिस्पॉन्डर्ट है। जिस शख्स से या जिस ग्रुप से या जिस अदारे से हम लोग डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो हमारा रिस्पॉन्डेंट बोलते हैं। वो हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारे सवाल को, वो रिस्पॉन्डेंट है। अच्छा, अब यह है कि हम लोग उनको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में हम लोग उनसे जो है ना वो डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास को मैं दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता हूँ, एक मेल्स हो गए स्टूडेंट, एक फीमेल स्टूडेंट्स हो गए। अब मैंने जो है ना वो आपको वो एक को मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, ठीक है, जिस तरह भी पढ़ा रहा हूँ। दूसरा को मैं पढ़ाता हूँ सेम तरीके से, सेम कॉन्सेप्ट उनको मैं फेस टू फेस क्लास में दे रहा हूँ मैं। अब ये दो अलग अलग तरीके के जो है ना वो हैं ग्रुप्स हैं। अब इन दोनों को मैं अलग अलग तरीके से जो है ना पढ़ा रहा हूँ मैं। अब इसके जो है सेमेस्टर एंड होने के बाद फिर आप लोगों के रिजल्ट्स जो हैं वो ये बताएंगे कि जिनको ऑनलाइन पढ़ाया गया उन्होंने ज़्यादा लर्न किया है या जिनको फेस टू फेस पढ़ाया गया उन्होंने ज़्यादा लर्न किया है। अब ये जो चीज़ है ये आपको बेसिकली ये बताएगी कि विच टीचिंग सिस्टम, विच टीचिंग अप्रोच इज़ मोर इफेक्टिव दैन अमंग दीज टू, ठीक है। ऐसी जो रिसर्च है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, कुछ लोगों को एक जो है ना वो तरीके से पढ़ाया गया, कुछ को दूसरे तरीके से पढ़ाया गया है। ऐसी रिसर्च को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब इसको मज़ीद अगर मार्केटिंग की फॉर्म में मैं डिस्कस करूँ, इसकी एग्जांपल दूँ तो उसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि कुछ जो है वो, अब मेरा एक रेस्टोरेंट है, आप लोगों को जो है ना वो खाना प्रोवाइड करना है। अब उस रेस्टोरेंट के मैंने दो हिस्से कर दिए हैं। अब एक हिस्से के अंदर मैंने एसी और हीटर इंस्टॉल किए हैं, दूसरे हिस्से के अंदर मैंने एसी और हीटर इंस्टॉल नहीं किए, वहाँ पे सादे पंखे हैं। अब खाने की क्वालिटी सेम है, खाने का जो आइटम है वो दोनों जगहों पे सेम है। अब आपने ये देखना है कि जब दोनों जगहों पे कस्टमर्स को खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद जब फीडबैक चेक करते हैं तो किसको खाना कितना पसंद आया। हो सकता है कि जहाँ पे एसी वगैरह है, जहाँ पे हीटर लगा हो, उनको खाने का ज़्यादा मज़ा आया हो, खाना ज़्यादा मज़े का लगा हो। अब दूसरी तरफ जो है अब उनको खाने का जो है ना ज़्यादा मज़े का ना लगा हो। अब खाना तो सेम था, एक ही जगहों पे बना था, एक ही बंदे ने बनाया था। अब ये एक्सपेरिमेंट आप बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट है रेस्टोरेंट का, जहाँ पे जो एसी या हीटर वगैरह हैं, वो जो है आपके इस चीज़ को खाने की क्वालिटी के ऊपर या कस्टमर की परसेप्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं या नहीं होते। ये आपकी जो रिसर्च की अप्रोचेस को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तीन आपको मैंने बताई हैं, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, सर्वे रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दूसरा उसके बाद है कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड से मुराद है कि आपने जिनसे डाटा कलेक्ट करना है, जो आपके रिस्पॉन्डेंट्स हैं जिनसे डाटा कलेक्ट करना है, वो आपने उनसे रब्ता किस तरीके से करना है, कॉन्टैक्ट किस तरीके से करना है डाटा कलेक्शन के लिए, प्राइमरी डाटा की कलेक्शन के लिए। सबसे पहला है मेल सर्वेस, टेलीफोनिक सर्वेस, उसके बाद है पर्सनल इंटरव्यूइंग और उसके बाद है ऑनलाइन रिसर्च। मेल सर्वे में तो ये है कि आप एक सवालनामा बना के आप उनको जो है ना वो ईमेल कर देते हैं, या आप उनको घर के एड्रेस पे पोस्ट कर देते हैं या ऑफिस के एड्रेस पे। वो उनके जवाब जो अगर ईमेल में किया तो ईमेल में उनको वो जवाब लिख के भेज देंगे। अगर आप उनको वो करते हैं घर के एड्रेस पे लिखा तो वो जो है ना आप उनको लिख के या उनके जवाबों को सिलेक्ट करके तो जो है ना वो आपको वापस भेज देंगे। ऐसी जो कॉन्टैक्ट का जो तरीकाकार है इसको हम लोग बोलते हैं मेल सर्विस। दूसरा टेलीफोनिक सर्विस। टेलीफोनिक सर्वे ये होता है बेसिकली कि, बल्कि आपको मैं बड़ी सादे से एग्जांपल दूँ इसकी। आप लोग जब हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, आपने किसी बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल की या आपने यूफोन, टेलीनॉर, जायज़ इनकी हेल्पलाइन पे जब कॉल करते हैं तो आपको वहाँ पे जो भी कॉल ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो आपको ये भी कहते हैं कि जी कॉल के अख्ताम पर हमारी सर्विस को रेट कीजिएगा, कि यानी जो कॉल ऑपरेटर्स था, जो टेलीफोन ऑपरेटर था जो आपसे बात कर रहा था, उसने आपको जो है वो आप उसकी सर्विसेज से मुतमिन हैं या नहीं है। अब ये जो सर्वे है टेलीफोनिक सर्वे, ये सबसे सिंपल एग्जांपल है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जी कोई यूनिवर्सिटी की ओवरऑल जो है वो एजुकेशन की जो अपडेटेड रिसेंट रिक्वायरमेंट है उनके बारे में मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ।
तो मैं क्या करूँगा कि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मैं कॉल करके पूछूंगा कि जी अच्छा आप फला किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप किस प्रोग्राम में वहाँ पे इनरोल्ड हैं, कौन सा सेमेस्टर आपका, आप एजुकेशन की क्वालिटी से सेटिस्फाइड हैं या आपके ख्याल से कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपसे टेलीफोन पे अगर पूछ रहा हूँ तो ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं ये टेलीफोनिक सर्वेज हैं ये बोले। उसके बाद आ जाते हैं पर्सनल इंटरव्यूइंग। पर्सनल इंटरव्यूइंग में ये आ जाता है आपके इंडिविजुअल और फोकस ग्रुप। इंडिविजुअल से मुराद है कि आपको बैठा के फेस टू फेस आपसे जो चीज़ इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दे रहे हो, वर्बल डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग ये जो है इंडिविजुअल इंटरव्यू है। फोकस ग्रुप से मुराद है कि आप 10 लोगों को मैंने बैठा लिया, 10 लोगों को मैंने बताया कि जी आप लोग जो हैं जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस से आप लोग मुतमिन हैं या मुतमिन नहीं हैं। अब और अगर मुतमिन है तो उसमें किन वजह से मुतमिन है, अगर मुतमिन नहीं है तो किन वजूहत की बना पर मुतमिन नहीं है। ऐसा जो एक्टिविटी होगी रिसर्च की उसको हम लोग बोलते हैं वो फोकस ग्रुप डिस्कशन भी बोलते हैं, हम उसको FGD फोकस ग्रुप डिस्कशन भी फोकस ग्रुप भी बोलते हैं। ये इंटरव्यू की एक फॉर्म है, ये प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन सर्च। ऑनलाइन सर्च से जो है उस रिसर्च से मुराद जैसे आपका गूगल फॉर्म एक जो है ना वो है फोरम है, गूगल फॉर्म में आप जो है ना वो सवालनामा बना के आप उसका लिंक शेयर कर देते हैं, उसका लिंक शेयर कर देते हैं तो उस पर जो रिस्पॉन्डेंट है उनके आंसर जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं उनके, ठीक है, उनके आंसर को सिलेक्ट करके तो वो जो है ना अपने जवाब जमा करवा देते हैं। एक ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप लोग फेसबुक पे देख, जैसे मैं फेसबुक एग्जांपल देता हूँ मैं, आप लोग देखना चाह रहे हैं कि लोगों जैसे अभी कल परसों जो है ना ये एक कल हुआ है उनका पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक जलसा हुआ है कल, जिसमें डिफरेंट पार्टीज़ ने मिलके जो है ना वो प्रोटेस्ट किया है जलसे की फॉर्म में। इस तरह पहले गुजरांवाला में हुआ था। अब मैं ऑनलाइन लोगों को रुझान देखना चाह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में या ब्लॉग्स में या सोशल मीडिया पे लोगों का इस पर्टिकुलर जो एक कंपेन चल रही है इस कंपेन के बारे में क्या रुझान है। लोगों के कमेंट्स हो सकते हैं, लोगों के जो है ना वो ट्रेंड्स हो सकते हैं ट्विटर वगैरह पे, इसके अलावा लोगों की पोस्ट हो सकती हैं, लोगों की वीडियोस आ सकती हैं डिफरेंट किस्म की। ये सारी की सारी जो ऑनलाइन मैं कलेक्शन कर रहा हूँ इसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन रिसर्च। ये भी सारा प्राइमरी डाटा ही कलेक्ट करने का, कॉन्टैक्ट करने का तरीका कर रहा है। अच्छा, अब इसमें ऑनलाइन लोगों से रब्ता करने का तरीका एक इसकी ये डायमेंशन भी है। लोगों को मैं कहता हूँ कि जिस तरह अब आप लोगों से मैं ऑनलाइन कनेक्टेड हूँ गूगल मीट के ज़रिए, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, इस तरह का कोई भी फोरम है, व्हाट्सएप है, स्काइप है, कि उनके ज़रिए जो है ना आप लोगों से ऑनलाइन रब्ता कर सको। ना फेस टू फेस मिलो पर्सनली, ना टेलीफोन पर रब्ता करो, ना ईमेल पर करो, ऑनलाइन लोगों से आपने रब्ता किया है। तो ऐसा जो आपका कॉन्टैक्ट का जो तरीकाकार है इसको हम लोग बोलते हैं ये ऑनलाइन रिसर्च है, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कॉन्टैक्ट मेथड रिलेट्स टू। अच्छा, आपके जो है आपने जब जो सा भी कॉन्टैक्ट का मेथड आपने चूज़ करना है, आपने ये जो ना 4-5 जो फैक्टर्स हैं, ये 6-7, इनको आपने मद्देनज़र रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी कि आपने देखना सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट कौन सा है। फ्लेक्सिबल जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका जो मेल वाला जो पोर्शन है आपका, मेल के ज़रिए कस्टमर से रिस्पॉन्डेंट से कॉन्टैक्ट करना, ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आपने उसको ईमेल कर दी, वो जब फ्री होगा आपके सवाल का जवाब दे देगा, ठीक है, वो बाउंड नहीं है कि इस टाइम बैठ के जवाब देगा, वो जब इजी होगा वो बैठ के आपके सवाल का जवाब दे देगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो ठीक है। लेकिन जो अब इसका एक और भी तनाजुर है कि अगर उसको सवाल की समझ नहीं आ रही, सवाल की समझ तो नहीं आएगी, वो कंफ्यूज हो जाएगा। अब इस हवाले से अगर बात की जाए तो जो है ना आपकी जो इंटरव्यू है आपका, इंटरव्यू सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इस हवाले से फ्लेक्सिबल है कि अगर उसको सवाल की समझ नहीं आ रही तो आप उस सवाल को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है। सैम्पल कंट्रोल कि जो डाटा आपने कलेक्ट करना है, जिन लोगों से कलेक्ट करना है, जो आपके रिस्पॉन्डेंट्स हैं, उनके ऊपर कंट्रोल जो है वो कैसा। अब इसमें कंट्रोल जो है एक तो ये आ जाता है कि सिर्फ रेलिवेंट लोग ही इसका आंसर करें। जैसे एक तो ये था ना कि मैंने वो उसका किया सवालनामा बना के, सर्वे बना के मैंने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या इस तरह कुछ किया, तो उसमें जो है ना वो हो सकता है काफ़ी सारे लोग ऐसे भी आ जाएं
जो कि उसके मुतलक नहीं। जैसे मैंने एक सवालनामा बनाया ऑनलाइन, तो मैंने जो है ना आपको सेंड कर दिया कि स्टूडेंट को कि यार ये बाकी स्टूडेंट से मुझे फिल करवा देना। अब मुझे वो डाटा चाहिए था सिर्फ बीबीए के स्टूडेंट से, लेकिन उसमें कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी जवाब दे रहे हैं, उसमें बॉटनी वाले बच्चे भी जवाब दे रहे हैं, उसमें जो है जूलॉजी वाले बच्चे भी जवाब दे रहे हैं। उनकी रेलिवेंट नहीं है ये चीज़, तो मेरा उस सैंपल के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। इस हवाले से आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू की फॉर्म में आपका सैंपल के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा होता है, आपका मेल में आपका सैंपल के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि आप उसी पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट से रब्ता करते हैं, किसी जनरल आपका रब्ता नहीं होता। डाटा क्वांटिटी के डाटा कलेक्ट कितना किया जाता है, सब आपने अगर बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना है तो इंटरव्यू जो है उसमें सबसे इनफेक्टिव जो है ना रोल वो इंटरव्यूज़ का है। उसकी रीज़न ये है कि इंटरव्यू जो है आप 10 लोगों का कर सकते हो, 30 का कर सकते हो, 50 का कर सकते हो। आप इससे ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू एक टाइम में करना वो आपके लिए मुमकिन नहीं है, वो बहुत मुश्किल और कॉस्टली हो जाएगा वो वाला। लेकिन अगर आपने 200 300 500 लोगों का आपसे डाटा कलेक्ट करना है, तो आपका जो वो है सर्वे जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी चीज़ है। आप उनको जो है ना वो करोगे, उनको डाटा क्वेश्चनर सेंड कर दोगे, सवालनामा सेंड कर दोगे, उसका जवाब वो आपको लिख कर दे देंगे। जो क्वांटिटी ऑफ डाटा है वो सर्वे के ज़रिए ज़्यादा अच्छे तरीके से कैलकुलेट की जा कलेक्ट की जा सकती है। कॉस्ट, अगर कॉस्ट के मद में देखा जाए इंटरव्यू महंगा, क्योंकि आपको रिसर्चर चाहिए, आपको जो है ना लोगों से फेस टू फेस रब्ते के लिए जगह चाहिए, आपको उनको रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त करना पड़ेगा। आपको हो सकता है मल्टीमीडिया की ज़रूरत पड़ती है, एसी है वहाँ पे, बिजली के बिल हैं जहाँ पे आपने सारा डाटा कलेक्ट करना है, तो वो महंगा है। सर्वे की तरफ आ जाएं, सर्वे में तो आपने सिर्फ सवालनामा बनाया, सवालनामा बना के आपने कागज़ पे चाहे सेंड कर दिया फिजिकली, चाहे आपने जो है ना वो सेंड कर दिया उसमें थ्रू ईमेल, ठीक है, तो आपको वो कम कॉस्टली है। इंटरव्यूअर इफेक्ट, अगर इंटरव्यूअर इफेक्ट की हम लोग बात करें कि जिसने डाटा कलेक्ट करना है बेसिकली उसका रोल कहाँ पे है। अगर तो फेस टू फेस इंटरव्यूज़ हैं या डाटा कलेक्शन के लिए, उसमें सवाल का समझाना और उसका रिस्पोंडेंट का जवाब समझना वो ज़्यादा इजी होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सवाल लिख के मैंने सेंड कर दिया आप लोगों को, आपको उसकी समझ नहीं आ रही या आपको उसकी गलत समझ आ रही है, आप कुछ और जवाब दे देंगे उसका, तो ना सवाल पूछने वालों को बाद में समझ आएगी कि जवाब क्या दिया गया है, और जिससे पूछा गया पहले उसको समझ नहीं आएगी सवाल पूछा क्या गया। इंटरव्यूअर का ये इफेक्ट है। स्पीड ऑफ डाटा, आपने डाटा अगर कलेक्ट करने जल्दी डाटा कलेक्ट करना है तो उसमें सर्वेज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और आपकी जो है ना वो साथ में ऑनलाइन एक्सेस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से काम होता है, टेलीफोनिक वो ज़्यादा ही तेज़ी से काम होता है। लेकिन अगर आप जो है वो फ़ेस टू फेस के चक्कर में पड़ेंगे तो फ़ेस टू फेस में आपको हो सकता है लोगों को टाइम मैनेजमेंट, कोई बंदा अवेलेबल नहीं है जैसे डाटा कलेक्ट करना है आपने, वो ज़्यादा जो है ना वो टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। उसके बाद है रिस्पॉन्स रेट, कि किस चीज़ को कितना रिस्पॉन्ड करते हैं। आपका जो है रिस्पॉन्स रेट इंटरव्यू का, सॉरी इसमें जो हम कॉन्टैक्ट मेथड की बात कर रहे थे, आपका जो टेलीफोन का जो आपका रिस्पॉन्स रेट है वो हो सकता है आपका बेहतर हो, लेकिन आप क्योंकि आप किसी ने आपकी कॉल अगर रिसीव कर रही है डाटा आपको जवाब देने के लिए, तो जो भी आप सवाल पूछेंगे वो चाहते हुए ना चाहते उनका जवाब तो देगा। लेकिन अगर आपने किसी को ईमेल की है तो ईमेल को हो सकता है वो रिस्पॉन्ड अच्छे तरीके से ना करे, वो आपकी बात का जवाब ही ना दे। आपने किसी को ख़त के ज़रिए कोई क्वेश्चनर भेजा, हो सकता है उसको उस बात का जवाब ही ना दे आपको। ये रिस्पॉन्स रेट का इशू है। आपने ये जो 6-7 वेरिएबल्स हैं इनको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि आपने कॉन्टैक्ट का मेथड कौन सा चूज़ करना है अपने रिस्पोंडेंट से रब्ता करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर डाटा आपको जल्दी चाहिए लेकिन आप फेस टू फेस इंटरव्यू जब करेंगे तो उसमें जो है ना वो आपको डाटा जल्दी मिलने के इम्कान कम होते हैं। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है, जब हमने जैसे मैंने बताया कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव क्या थे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या थे और रिसर्च प्रॉब्लम क्या थी, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम कितना है, रिसोर्सेज कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे जाके अपना कॉन्टैक्ट मेथड भी चूज़ करेंगे। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ना कि जैसा जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसी के बेस पे आगे जाके स्ट्रैटेजी बनेगी हमारी।